प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने चैप्टर नंबर 1 को एंड कर दिया है और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आज के लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। आखिर चैप्टर नंबर 2 का नाम फोर्स एंड मोशन ही क्यों है? फोर्स और मोशन दोनों आपस में कंप्लीटली इंटरलिंक्ड है। देखिए, जब भी बॉडी मूव करेगी तो ऑब्वियसली उसके बैक एंड पर कोई ना कोई फोर्स होगी। मोशन क्या चीज है? अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इट्स मीन वो मोशन में है, यानी टाइम के साथ साथ अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो इट्स मीन वो बॉडी मोशन में है। अब मोशन का काज क्या है? फोर्स। बॉडी किस तरफ मूव करेगी ये डिपेंड करता है फोर्स की डायरेक्शन पर कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। इट्स मीन इस चैप्टर में कुछ ना कुछ डायरेक्शन का भी कंसेप्ट है। तो इसी डायरेक्शन के कंसेप्ट को लेते हुए हम फिजिकल क्वांटिटीज को इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि कुछ को स्केलर कहते हैं और कुछ को वेक्टर। तो चलिए कंसेप्ट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स को स्टडी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जब आप घर से कॉलेज में जाते हैं तो आप कोई ना कोई पाथ फॉलो करते हैं? लेट्स से यहां पर आपका होम है इस जगह पर और यहां पर कंसिडर करते हैं कि ये आपका कॉलेज है। अब आपने घर से कॉलेज जाना है तो किस तरह से जाएंगे? इस तरह का कुछ पाथ है। लेट्स से आप इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां से जाएंगे और यहां पर आप कॉलेज में पहुंचेंगे। अब आप यहां से चलते 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 यहां तक। अब अगर कोई पर्सन आपसे ये पूछता है कि घर से कॉलेज तक का कितना फासला है तो ऑब्वियसली आप यहां से इसको मेजर करना स्टार्ट करेंगे, यहां तक मेजर करेंगे और फिर आप बताएंगे कि घर से कॉलेज तक का इतना डिस्टेंस है। अब यहां पर इस चीज को आसान करने के लिए एक और काम भी किया जा सकता है। आपके घर से लेकर कॉलेज तक का तो जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक है। लेट्स से ये 1 किलोमीटर है। बट अगर आप किसी पर्सन को बताएंगे कि घर से कॉलेज तक इतना डिस्टेंस है तो मे बी वो 1 किलोमीटर इस साइड पर मूव कर दे। अगर 1 किलोमीटर इस साइड पर मूव करेगा उसको कॉलेज तो नहीं मिलेगा। इट्स मीन अगर ये डायरेक्ट पाथ यानी डायरेक्ट डिस्टेंस लिया जाए तो उसके साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। यानी 1 किलोमीटर अगर आप घर से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यू विल गेट द कॉलेज। इट मीन इसके साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी। तो डिस्टेंस के साथ जब डायरेक्शन भी मिलती है तो उसको हम कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिस तरह से यहां तक है। और जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो तो ऑब्वियसली यहां से ये मूव करते करते यहां तक, ये टोटल डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? यहां से लेकर यहां तक, यानी आप डिस्प्लेस हुए हैं कितना, यहां से लेकर यहां तक पहुंचे हैं। ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ऑब्वियसली आपने पाथ तो ये वाला फॉलो किया है बट डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है? यहां से लेकर यहां तक। अब यहां से जो क्वांटिटीज है वो 2 तरह की बन जाती हैं। कुछ क्वांटिटीज जैसे कि ये डिस्टेंस है, इसके साथ डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको जस्ट उनके मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जा सकता है। लेट्स से ये 10 किलोमीटर है, इसके साथ सिर्फ नंबर और यूनिट है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी क्वांटिटीज जिनके साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां से यहां तक अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस है तो इसके साथ डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 किलोमीटर के साथ डायरेक्शन ही लगाएंगे तो 1 किलोमीटर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो जहां पर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाए इस तरह की क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज या सिंपली हम कहते हैं वेक्टर्स। इट्स मीन यहां पर इसके साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से फिर क्या डेफिनेशन बनी कि स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट उनको मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिफाइन किया जा सकता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी होना लाजमी है। अगर यहां पर ये डायरेक्शन नहीं होगी
तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये मीनिंगलेस है। इट्स मीन वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी लाजमी है। अगर वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन को ना कंसिडर किया जाए तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मीनिंगलेस होगा। अभी आपने स्केलर्स और वेक्टर्स का कंसेप्ट तो समझ लिया। चलिए आप देखते हैं कि आपने नोट्स में इनको किस तरह से लिखना है और फिर फाइनली पेपर में किस तरह से लिखकर आना है। तो सबसे पहले आप नोट्स में हेडिंग लगाएंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो भाई सबसे पहले स्केलर्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो स्केलर्स की डेफिनेशन क्या है, जिस तरह अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है बस उसी को आप इंग्लिश में उठाकर लिख दें। किस तरह से लिखेंगे, स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज, जाहिर है ये फिजिकल क्वांटिटी है। जिस तरह अभी मैंने आपको डिस्टेंस की एग्जांपल दी थी, डिस्टेंस क्योंकि लेंथ है तो लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड, जो जस्ट मैग्नीट्यूड से ही कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाती हैं और उनके लिए कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। लेट्स से अगर मैस है, मैस कितना है 2 किलोग्राम किसी भी चीज का। अब ये जो 2 किलोग्राम मैस है इसके साथ तो कोई डायरेक्शन नहीं रिक्वायर्ड, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो 2 किलोग्राम है। अब मैस फिर क्या हुआ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जस्ट आप कहते हैं कि मैस इज स्केलर क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन नहीं रिक्वायर्ड होती, इसको जस्ट इसके मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन किया जा सकता है। स्केलर्स आर डायरेक्शनलेस, भाई जब स्केलर्स की डायरेक्शन नहीं होती तो ऑब्वियसली वो डायरेक्शनलेस है। देन एंड कैन बी कंप्लीटली कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल नंबर, और उनको एक सिंगल नंबर से कंप्लीटली कैरेक्टराइज किया जा सकता है एंड इट्स एसोसिएटेड यूनिट, और उसके एसोसिएटेड यूनिट के साथ। इट्स मीन स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको जस्ट उनके नंबर और यूनिट से कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं रिक्वायर्ड होती। तो चलिए अब यहां पर स्केलर्स की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है मैस। मैस क्या है, ये स्केलर है। क्यों स्केलर है, देखिए मैस एक्चुअली है क्या चीज कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है। लेट्स से ये मार्कर है, इसका मैस कितना है, इसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, दिस इज द मैस। अगर आप स्टार्ट से लेक्चर सीरीज अटेंड कर रहे हैं तो मैस के बारे में पहले भी मैंने बताया हुआ है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। लेट्स से आपके पास एक एप्पल है, अब उस एप्पल में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो उस एप्पल का मैस होगा। अब आपके पास एक पूरा बैग है जिसमें बहुत सारे एप्पल्स हैं, तो उन सब एप्पल्स का मैस 2 किलोग्राम हो सकता है। तो इसलिए हमने लिख दिया कि फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम। अब देखिए 2 किलोग्राम में 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोग्राम क्या है, यूनिट है, इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं एसोसिएटेड, यानी 2 किलोग्राम ये आपको कंप्लीटली बता रहा है कि जो मैस है वो कितना है। अब मैस को डिस्क्राइब करने के लिए साथ किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इट्स मीन मैस क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक्चुअली क्या चीज है, ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि डिस्टेंस क्या चीज है, बट यहां पर इस डेफिनेशन में भी देख लेते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। क्या मतलब है इसका, लेट्स से यहां पर कोई पाथ है, कुछ इस तरह से पाथ है। अब यहां से लेकर यहां तक वो क्या कहता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर करें, लेट्स से ये एक बॉल है, इसने ये डिस्टेंस कवर किया है, यानी टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन का कोई कंसर्न नहीं है। जस्ट हम क्या कह रहे हैं कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन का कोई कंसर्न नहीं है। लेट्स से यहां तक जो बॉल ने डिस्टेंस कवर किया है वो 50 मीटर है, तो फॉर एग्जांपल 50 मीटर। अब आप बता देते हैं कि यहां से यहां तक बॉल ने 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कंप्लीटली डिस्क्राइब हो गया, साथ किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं है। इट्स मीन जो डिस्टेंस है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर द डायरेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है स्पीड। अब देखिए यहां पर स्पीड की डेफिनेशन क्या है, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऊपर हमने डिस्टेंस को डिफाइन किया था, अब फिर वही जरा हम कंसीडर करते हैं। ये वाला पाथ था, ये एक बॉल थी, इसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है। अब कितनी तेजी से डिस्टेंस कवर किया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी कितनी स्पीड है, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। लेट्स से आपका एक फ्रेंड है, वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 मिनट में, और आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं 30 सेकंड्स में।
तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली आपने कम टाइम में 1 किलोमीटर कवर कर लिया है तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि ये रेट है जिस पर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो यहां पर हमने यही कहा है ना कि रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, वो रेट जिस पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है कि कितने टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसकी स्पीड कितनी है। अब आप कहते हैं जी मैं 120 की स्पीड से जा रहा था, तो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं कि आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे होते हैं कि 1 घंटे में आपने 120 किलोमीटर मूव किया है। ऑब्वियसली आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से हमने एक यहाँ पर एग्जांपल दी थी 40 किलोमीटर पर आवर कि 40 किलोमीटर पर आवर आप मूव कर रहे हैं, 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यहां पर भी अगर आप देखें तो ये स्पीड ऑब्वियसली एक डिफाइंड है 40 किलोमीटर पर आवर। इसके साथ कोई और चीज रिक्वायर्ड नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए, तो इट्स मीन ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटी है टाइम। तो भाई टाइम को हमने स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल में क्यों लिखा है? देखिए टाइम एक्चुअली क्या चीज है, द ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस। अब यहां पर ऑन गोइंग का क्या मतलब है? देखिए लेट्स से एक इवेंट लेते हैं, आप टी प्रिपेयर करते हैं तो आपको 5 मिनट्स लगते हैं 1 कप ऑफ टी प्रिपेयर करने में। तो जो आपने 1 कप ऑफ टी प्रिपेयर किया है वो क्या है, एक इवेंट है, क्योंकि उसमें टाइम पास हुआ है 5 मिनट्स। अब वो जो टाइम पास हुआ है 5 मिनट्स वो इरिवर्सिबल है, यानी ऑन गोइंग सीक्वेंस है, टाइम गुजरता ही जा रहा है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसी वजह से यहां पर हमने ऑन गोइंग का वर्ड यूज किया है। अब एग्जांपल क्या है, 20 सेकंड। आप कहते हैं कि टाइम 20 सेकंड यानी पास हो चुके हैं, तो भाई 20 सेकंड ये तो एक कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है, इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये भी क्या होगी, एक स्केलर। नेक्स्ट एग्जांपल है एनर्जी। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या मतलब है इसका? लेट्स से ये एक मार्कर है, इसको मैंने यहां पर उठाकर रखा हुआ है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। आखिर क्यों गिरेगा? बिकॉज इसमें एनर्जी स्टोर्ड है और इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये वर्क डन कर सकता है। नीचे अगर कोई चीज पड़ी हुई होगी तो इसके लगने से टूट भी सकती है। इट्स मीन इट हैज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो कितनी कैपेसिटी है इसमें वर्क डन करने की? दैट इज द एनर्जी जो कि इसमें स्टोर्ड है। अब मैं इसको छोड़ूंगा नीचे गिर जाएगा, बिकॉज अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर मार्कर मेरे यहां पर हैंड में है, इस हाइट की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर्ड हुई है। आगे चलकर हम एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, वहां पर आपको और ज्यादा मजा आएगा। अब यहां पर अगर 25 जूल एनर्जी है तो भाई 25 जूल एनर्जी यहां पर स्टोर्ड है, तो ये कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है। 25 जूल आपको समझ आ जाएगा एनर्जी है, इसके साथ कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, तो इट्स मीन जो एनर्जी है वो भी एक स्केलर है। नेक्स्ट एग्जांपल है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है, डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस, की बॉडी कितनी हार्ड है या कितनी कोल्ड है, टेम्परेचर आपको ये चीज बताता है। बट यहां पर एक नई डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं, द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन ए सब्सटेंस। ये आगे चलकर आपको थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कंसेप्चुअल डेफिनेशन है ये। अभी तक तो आपने यही पढ़ा ना कि डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस, बट ये डेफिनेशन ये कहती है द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन ए सब्सटेंस। देखिए अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, तो जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो भाई वही जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, उस सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, आप कहते हैं कि आज का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, या मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 97 फ़ारेनहाइट है, तो भाई ये सारे क्या है, टेम्परेचर्स हैं। इनको डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट ही काफ़ी होता है, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो भी स्केलर है। स्केलर्स को पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है वेक्टर्स। अभी हम बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो भाई यहाँ पर इसी तरह हमने इंग्लिश में डेफिनेशन लिख दी है, जिस तरह स्केलर्स की डेफिनेशन लिखी थी। वेक्टर्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं, वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज, ऑब्वियसली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल दी थी, डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है उनकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है। अब डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है, पहले हमने स्केलर क्वांटिटी जब पढ़ी है तो उसमें डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है
मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता हूँ। लेट से ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है ये है डिस्टेंस, बट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। यहां पर बॉडी ने जब मूव किया है, डिस्टेंस कवर किया है, तो उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया है, यहां से यहां तक उसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, बट ये जो सॉलिड लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में है, यानी इस तरह से कुछ डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने क्या लिखा है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट था, उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया है और किस डायरेक्शन में आया है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में हमने क्या कहा था, जस्ट ये जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है दिस इज डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन और साथ में किस डायरेक्शन में, इसको हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट हैज लेंथ अ डिस्टेंस, जिसमें ये लेंथ है टोटल, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं ऑब्वियसली, एंड डायरेक्शन, और उसके साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है कि बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है इस डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, कि एक कार ने मूव किया है 10 मीटर और किधर मूव किया है, वेस्ट की तरफ मूव किया है। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, वेक्टर की एग्जांपल हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है वेलोसिटी। अब स्केलर्स को जब हमने पढ़ा था वहां पर स्पीड की एग्जांपल डिस्कस की थी कि बॉडी कितनी तेजी से डिस्टेंस कवर कर रही है। अब यहां पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या था, जैसे मैंने अभी आपको बताया है चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कितना चेंज आया है। अब उस पोजीशन में कितनी तेजी से चेंज आया है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को हम किस तरह से यहां पर डिफाइन कर रहे हैं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए ऊपर हमने क्या कहा था, ये डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। जब डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व थी तो ऑब्वियसली यहां पर क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी एक बॉडी मूव कर रही है 50 किलोमीटर एक घंटे में टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये क्या होगी उसकी वेलोसिटी, बिकॉज यहां पर डायरेक्शन दी गई है टुवर्ड्स वेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए इससे पहले हमने वेलोसिटी पढ़ी है, वेलोसिटी क्या थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पर हमने क्या कहा था कि बॉडी की पोजीशन कितनी तेजी से चेंज हुई है, दिस इज वेलोसिटी। अब कितने टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, दिस इज द एक्सेलरेशन विच में इन्वॉल्व अ चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन और बोथ। वेलोसिटी को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी स्पीड के साथ जब डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो दैट इज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी के चेंज से क्या मुराद है, वेलोसिटी का क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड, तो स्पीड में भी चेंज आ सकता है, डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है, क्योंकि वेलोसिटी में दोनों चीजें इन्वॉल्व है ना, स्पीड भी और डायरेक्शन भी। यही हमने पढ़ा था, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है कि स्पीड में चेंज है या डायरेक्शन में चेंज है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा, विच में इन्वॉल्व विद चेंज इन स्पीड, स्पीड में भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन में भी हो सकता है, या दोनों में भी चेंज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पर डायरेक्शन में इन्वॉल्व हो गई है, तो एक एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्स। तो भाई फोर्स जो है ये वेक्टर की बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। फोर्स क्या चीज है, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखिए अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, धकेलते हैं या खींचते हैं, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब वो पुश या पुल ये किस चीज पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर, कि आपने किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है। यानी ये जो पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट है, इसको एक तो मैग्नीट्यूड से डिटरमिन किया जाता है और दूसरा डायरेक्शन से। फोर्स की दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये वेक्टर है। भाई फोर्स की डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है ना कि सर वेक्टर में आप बार बार कह रहे हैं डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट्स से यहां पर कोई एक टेबल है, ये एक टेबल कंसीडर कर लें। एक तरफ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, दूसरी तरफ से आपका फ्रेंड फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या टेबल मूव करेगा, जरा कमेंट में आंसर करके बताओ। ऑब्वियसली नहीं करेगा। जितनी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इतनी ही फोर्स उधर से आपका दोस्त भी अप्लाई कर रहा है। भाई तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी यहां पर, लेट्स से आपका दोस्त 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, आप भी 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर 20 + 20 40 न्यूटन फोर्स हो गई,
बट अगर 40 न्यूटन फोर्स लग रही है तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा। अब यहां पर बात ये है कि एक स्टूडेंट इधर से फोर्स लगा रहा है, दूसरा उधर से लगा रहा है, यानी चेंज इन डायरेक्शन आ गया है। अगर ये +20 है तो ये -20 होगी। तो यहां पर बेटा जब इनको ऐड करेंगे तो 20 - 20 0 न्यूटन हो जाएगा, 40 न्यूटन नहीं होगा। यहां पर फोर्स क्योंकि कैंसिल हो गई है, इफेक्ट ऑफ फोर्स कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से बॉडी मूव नहीं कर पा रही। तो यहां पर फिर आपने देखा कि डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों इस तरफ से फोर्स लगाते 20 न्यूटन तो फिर हम कहते कि टेबल इस तरफ मूव कर रहा है और टोटल फोर्स जो है वो 40 न्यूटन है। बट यहां पर क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, तो यहां से पता चला कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और वेक्टर के साथ उसकी डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखें, अब डायरेक्शन दोनों ने इधर से फोर्स अप्लाई की, बॉडी ने मूव किया, एक ने इधर से एक ने इधर से अप्लाई की, जस्ट चेंज इन डायरेक्शन की वजह से मोशन में ही चेंज आ गया। तो इट्स मीन जो डायरेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी वेक्टर को प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए। तो 20 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स राइट की राइट की जानब जो है वो 20 न्यूटन फोर्स, ये एक एग्जांपल हो गई। क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो इसलिए फोर्स क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अभी आपने स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में तो पढ़ ही लिया। स्केलर्स में हमने देखा है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई है तो हमें वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी। स्केलर्स में तो यह है कि जस्ट अगर आप कहते हैं 20 मीटर एक डिस्टेंस है तो वो तो कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है। बट वेक्टर्स में क्योंकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है तो वेक्टर्स में फिर हमें देखना पड़ेगा कि उनको हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आप इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। और पहला पॉइंट क्या है, वेक्टर्स आर कॉमनली शोन यूजिंग वेक्टर डायग्राम्स, कि वेक्टर्स को वेक्टर डायग्राम्स के जरिए शो किया जाता है। अब वेक्टर डायग्राम क्या चीज है उसको देखते हैं। अब वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद एन एरो, यानी वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ लाइन, इस तरह की लाइन विद एन एरो, जिसके साथ एक एरो होता है। द लेंथ ऑफ लाइन शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये जो इस लाइन की लेंथ है वो क्या शो करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में चलकर पढ़ेंगे। द एरो हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और ये जो एरो है ये शो करता है कि वेक्टर की डायरेक्शन किधर है। जरा जितनी हमने वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी है, जैसे फोर्स हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, उनकी सबकी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन को शो करने के लिए इस एरो को यूज किया जाता है। वेक्टर्स कैन बी रिटन यूजिंग बोल्ड लेटर्स लाइक VF। अब वेक्टर्स को लिखा किस तरह जाता है, इस तरह बोल्ड करके, जिस तरह ये V वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। एक तो ये तरीकाकार है और दूसरा तरीका ये है, द वेक्टर में आल्सो बी शोन विद एन एरो हेड अबव द सिंबल, यानी एक सिंबल, जिस तरह के इस वेक्टर को मैं नाम देता हूं A वेक्टर का, A लिखूंगा, ऊपर एक एरो हेड डालूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, A वेक्टर विद द सिंबल लाइक A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, कोई भी हो सकता है जो कि उसका इस तरह से सिंबल है। V होगा तो V वेक्टर हो जाएगा, F होगा तो F वेक्टर, यानी उसके ऊपर इस तरह से एरो डाल दिया जाएगा। तो आगे चलकर जितने भी लेक्चर्स मैं आपको दूंगा उन सब में यही वाला सिंबल मैं यूज करूंगा, एरो वाला, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल लगता है थोड़ा सा, और पेपर में भी एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है कि आपने वाकई इस पर वेक्टर लिखा हुआ है। क्योंकि अगर बोल्ड करके आप लिखेंगे, बार बार मार्कर्स को यूज करेंगे, तो वहां पर इतना टाइम तो नहीं होता। यहां पर फिर ये हमारे पास सारी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ गई कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है। वेक्टर डायग्राम, इस चीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर डायग्राम। इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन विद एन एरो, एक लाइन जिसमें एक एरो होता है। द लेंथ ऑफ लाइन शोज द मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है इस लाइन की, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। द एरो हेड शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और ये जो एरो हेड है ये इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। वेक्टर्स कैन बी रिटन यूजिंग बोल्ड लेटर्स, इस तरह बोल्ड करके भी लिखा जा सकता है इनको। या फिर दूसरा तरीका क्या है, द वेक्टर में आल्सो बी शोन विद एन एरो हेड, एक एरो हेड उनके ऊपर लगा दी जाए इस तरह से लेटर्स के ऊपर, तब भी हम वेक्टर्स को शो कर सकते हैं। फाइनली आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स को देखा है, फिर स्केलर्स की डेफिनेशन को देखा है, उसकी एग्जांपल्स को, उसके बाद वेक्टर्स को और उनकी एग्जांपल्स को। यहाँ पर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर से पेपर में आते हैं वो किस तरह से आते हैं। तो भाई हर लेक्चर के एंड पर मैं यूजुअली आपको क्वेश्चंस के बारे में गाइड करता हूँ। जैसे
इस टॉपिक में से आप क्वेश्चन बन सकते हैं डिफाइन स्केलर्स एंड वेक्टर्स विद एग्जांपल्स। तो आपने सबसे पहले स्केलर्स की डेफिनेशन लिखनी है, फिर वेक्टर्स की डेफिनेशन लिखनी है, स्केलर की एग्जांपल स्केलर वाली डेफिनेशन के नीचे लिखनी है और वेक्टर्स की जो एग्जांपल है वो वेक्टर वाली डेफिनेशन के नीचे लिखनी है। देन इसका क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो आपने दरमियान से लाइन लगानी है, एक तरफ स्केलर्स लिखने हैं, एक तरफ वेक्टर्स लिखने हैं, फिर एक दो एग्जांपल्स आपने लिख देनी है। उसके बाद ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट ए वेक्टर। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, आपने डायरेक्ट ये वाले पॉइंट्स उठाकर लिख देने, तो वहां पर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। वहां से थोड़ा सा कंसेप्ट स्टार्ट होता है और रियल फिजिक्स वहीं से स्टार्ट होती है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का एक्चुअली मतलब क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गया होगा। अगर वाकई समझ आ गया तो कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।